The third major issue is their profit desire. और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में कुछ फिजिशियंस जो हैं वो गलत काम भी करते हैं। जैसे एक केस आया था इन 2008, एक कैलिफोर्निया बेस्ड फिजिशियन अमेरिका का, वो ट्रांसफर कर दिया 12 एम्ब्रियो। कितना? 12 एम्ब्रियो एक ही बार में। क्यों किया ट्रांसफर? क्योंकि इस महिला ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दो। पहले से ही इस महिला के 6 बच्चे थे और इसका नाम था नादिया सुलेमान। नादिया सुलेमान मुस्लिम महिला थी, शायद ये ईरानियन इमिग्रेंट थी इन द यूएस। ये नहीं थी, ये तो वहीं जन्मी थी कैलिफोर्निया में। इसके फादर या मदर या पेरेंट्स में से कोई एक जो थे ईरानियन इन ओरिजिन थे। सुलेमान, सुने हो नाम? सुलेमान ऑक्टुपलेट्स, बहुत फेमस केस है सुलेमान ऑक्टुपलेट्स। यानी इनको इन 12 एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने की वजह से ट्विन छोरो, ट्रिपलेट छोरो, 4, 5, 8 बच्चे एक साथ पैदा हुए। 8, इसको बोलते हैं ऑक्टुप्लेट्स। तो सुलेमान ऑक्टुप्लेट्स एक केस है 2008 में। हुआ था। ओके, और इससे एक सेकंड फोन आ रहा है। एक सेकंड है, फोन आ रहा है। हेलो। यस सर। ठीक। तो ये नादिया सुलेमान, इसने 12 बच्चे, 12 एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा लिया था। तो ये तो दोषी है, ये पेशेंट। ठीक, लेकिन अब दोषी है तो ये जो भी किया अपने बॉडी पर की। लेकिन दोषी क्यों है कानून के नजर में? इसने सब बच्चों के जान को खतरे में डाल दिया, इनके 8 के, और साथ ही अपनी जान को भी खतरे में डाल दी नादिया सुलेमान। साथ ही इसके जो पहले से 6 बच्चे थे, इनके प्रति इन्होंने फिर नकारात्मक रवैया अपनाया। क्यों गई फिर आगे की, जब 6 बच्चा पहले से था ही इसको। ओके, और फिर 8 क्रिएट कर ली, अब इसको हो गया 14 बच्चा, एक ही बार में 8 हो गया। देखोगे इसका फोटो महान हस्ती का? यस सर। दिखा रहा है, एक बहुत महान हस्ती थे ये, नादिया सुलेमान। और इसका जो डॉक्टर था उसको भी सजा मिली फिर बाद में। यानी सजा क्या मिला, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया बस, और डॉक्टरी का लाइसेंस, कुछ सजा नहीं। नादिया सुलेमान नहीं, नादिया सुलेमान विकिपीडिया में थी। सुंदर, देखो नादिया सुलेमान, नादिया डेनिसी दाऊद सुलेमान। डेनिसी उसके हस्बैंड का नाम है, दाऊद नहीं हस्बैंड का नाम है कि फादर का नाम है? पेरेंट्स है एडवर्ड दाऊद सुलेमान, फादर एंजेला विक्टोरिया सुलेमान, सुलेमान मदर। मतलब हो सकता है इसका दादा भी बाहर से आया हो कहीं से। बॉर्न इन 1975 में जन्मी थी, नोन एज ऑक्टोमॉम।
ये ऑक्टोमोम के नाम से जानी जाती है इन द मीडिया। इज एन अमेरिकन मीडिया पर्सनैलिटी हु कम टू इंटरनेशनल अटेंशन। दिख रहा है स्क्रीन आपको? नो सर। नहीं दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा। अरे तो बोलती ना, हमको लगा मैंने शेयर कर दिया है। ये देखो, दिख रहा है? यस सर। ये है नादिया सुलेमान। ठीक है, इसको ऑक्टोमॉम के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जनवरी 2009 में ऑक्टूप्लेट्स 8 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। 1 week after their birth, they surpassed the previous worldwide survival rate for a complete set of octuplates set by Chukwu octuplates in 98. Chukwu octuplates tha. Chukwu octuplates were the 5th set of live-born octuplates in recorded history and the first to have 7 of 8 children survive infancy. The birth happened in December 98. यानी इसके पहले रिकॉर्ड था चुकू ऑक्टूप्लेट्स का, जिसने 8, ये 5वां ऐसा केस था चुकू ऑक्टूप्लेट्स। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए था कि 7/8 बच्चा, 7 बच्चा बचा, 8वां चला गया, मर गया। लेकिन ये जो है रिकॉर्ड तोड़ दी, क्योंकि कब रिकॉर्ड तोड़ी? तुरंत जन्म हुआ तो वो रिकॉर्ड नहीं टूटा, 1 वीक के बाद, यानी 8 बच्चे 1 वीक तक जिंदा रहे, इसलिए इसका रिकॉर्ड टूट गया चुकू ऑक्टूप्लेट्स का। अब 8 बच्चे पैदा भी हुए एक साथ और 8 लाइफ भी रहे। The circumstances of their high order multiple birth led to controversy in the field of assisted reproductive technology as well as investigation by the Medical Board of California, the fertility specialist involved. Suleiman conceived the octuplates and her 6 older children via in vitro fertilization. Although she initially denied ever having used public assistance, she confirmed in April 2012 on NBC's Today's show that she was on public assistance. 2 बार शादी की थी ये। Born on 75, known for Suleiman octuplates. Spouses पहले था मैक्रोस गुटियर्स, पहला हस्बैंड, डिवोर्स हुआ नहीं, 2 हस्बैंड थे इसके, यहाँ 1 लिखा हुआ है। मैरिज 96, डिवोर्स 2008। इसी का बेबी था वो, नहीं 2000, ये 2009 में जन्म दी है। ठीक है, ओ ये पहला पति है मैक्रोस गुटरिएज, 2008 में डिवोर्स हुआ। ये दूसरा हस्बैंड है डेनिस बियोडियोन। जो नहीं 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 नहीं, बहुत सारे हैं भैया। स्पाउसेज में है ये 96 में मैरिज हुआ, 2008 में डिवोर्स हुआ। फिर उसके बाद इस शादी के अंदर ही, यानी 96 में शादी हुआ, उस शादी के अंदर ही एक इसका अफेयर था इसके साथ 2 साल का, 97 से 99 इसके बीच में। फिर फ्रैंकी जी 2012 के बाद दूसरा, फिर ये पार्टनर है। स्पाउस ये था, पता नहीं अब किस, पेरेंट्स ये है। तो अब देखो किसके साथ हुआ इसको बच्चा। अर्ली लाइफ कैलिफोर्निया, शी वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ एंजेला, ये सब छोड़ो। In 96, Suleiman married Macro Gutierrez. They separated in 2000. अच्छा, फाइनल डिवोर्स 2008 में हुआ। Gutierrez filed for divorce in November 2006, which was finalized in 2008. Children: Suleiman began IVF treatment in 97. यानी शादी हो गया उसी समय, when she was 21 years old, under the supervision of Dr. माइकल कामरवा। इसको पनिशमेंट मिला, इसका डॉक्टरी का लाइसेंस छीन गया था, कामरावा, who was later expelled from the, है ना, from American Society for Reproductive Medicine, उससे निकाल दिया गया। In 2001, Suleiman gave birth to her first child, a son. In 2002,
6 बच्चा पहले से था ना इसको, और 8 बच्चा पैदा हुआ इसको कब, 2009 में, ऑक्टूप्लेट्स। ठीक, तो अब चिल्ड्रन 97 when she was 21 years old। फर्स्ट बच्चा हुआ इसको, gave birth फर्स्ट चाइल्ड 2001 में। In 2002 she gave birth to her first daughter। सुलेमान कंटिन्यू, और ये सारे बच्चे आईवीएफ से ही हुए। 6 बच्चे भी पहले जो थे वो सब आईवीएफ का ही नतीजा था। फर्स्ट, फिर दूसरा बच्चा भी आईवीएफ। सुलेमान कंटिन्यूड आईवीएफ ट्रीटमेंट विच रिजल्टेड इन 3 further pregnancies including 1 set of fraternal twins for a total of 6 children, 4 sons and 2 daughters। कितनी बार प्रेग्नेंट हुई? एक बार 2001 में, 2002 में, और फिर 2001 में एक बच्चा हुआ, 2002 में हुआ, फिर उसके बाद 3 बार और प्रेग्नेंट हुई वो। एक प्रेगनेंसी में 2 जुड़वा बच्चे हुए उसके, तो 6 बच्चे पहले से थे। ऑक्टूप्लेट्स फिर ये कर दी। बोली इस बार की 12 कर दो ट्रांसफर। इस सोची क्या हुई थी दिमाग में। In 2009, Suleiman stated that she had 6 embryos left over from the previous IVF treatment। 6 एम्ब्रियो बचे हुए हैं पहले IVF treatment से। She explained that she requested all of the remaining embryos be transferred into her uterus at one time। A woman her age would normally have a maximum of 2 or 3 embryos transferred। जो बचे हुए थे embryos, उनको इन्होंने कहा कि ट्रांसफर कर दो 6 embryos को। Suleiman states that part of her reasoning for attempting a 6th pregnancy was so that the frozen embryos would not be destroyed। यानी इसका लॉजिक था कि अगर हम फिर छठा प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं और उसमें 6 एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो इससे एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय होने से बच जाएंगे। These fresh cycles were always done despite there being an available frozen embryos stored with Dr. Kamrawa। In June 2011, during a California Medical Board investigation, it was found that Kamrawa had transferred 12 embryos, which the board found to be an extreme departure from the standard of care। After reviewing Suleiman's case in combination with 3 other cases, Medical Board of California voted to revoke Kamrawa's medical license effective from 2011 जुलाई। ठीक है, तो ये इसका न्यूज है। उसके बाद 2009 में सुलेमान बाउट न्यू हाइस, मीडिया में हाईलाइट मिल गया, स्टार बन गई, सेलिब्रिटी बन गई। साउथ, ये एक नया घर खरीदे 2009 में, and many stories questioned that the octuplets would be released from the hospital, while Suleiman expressed concern about losing custody of them। In the early morning hours of April 1, the day she would bring home the 7th octuplet। बहुत सारा जोक बनने लगा इसके ऊपर कि और फिर आगे चल के भी octuplet करेगी। Vandals threw a baby seat through the back window। तो ऐसे ऐसे as of April 14, 2009, all of the children were home and their mother and grandmother। The octuplets celebrated their first birthday on January 26, 2010। तो 8 बच्चा एक साथ अपना जन्मदिन मनाएगा। Suleiman told People magazine, I don't get much sleep but I am used to that। ठीक है, तो ये इसका कहानी है, पढ़ लेना। ऐसा कुछ नहीं। इसका फोटो ये है, बच्चों का फोटो आप देख सकते हो। नादिया सुलेमान। नादिया सुलेमान। ये देखो, नेट स्लो है मेरा। कितना बच्चा दिख रहा है?
1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑक्टोप्लेट्स हैं। आ रहा आवाज? हेलो। यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। ओके, देख लिया। ठीक है, तो ये एक्विजिशन लगा कि पैसा के लिए कुछ भी किया जा रहा है, जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस पर बहुत सारे फिजिशियंस, प्रोफेसर्स, इन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने कहा कि जो है यह इंडस्ट्री, आईवीएफ इंडस्ट्री जो है वो करप्ट हो गया है, ग्रीडी हो गया, बहुत ही लालची हो गया है। और यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेसिंग अस इन द हेल्थ केयर इज दैट IVF has become a massive commercial industry, and that what has happened, seeing this Nadia Suleiman's case, of course this money is corrupting the whole technology. इससे पूरा जो है ये IVF टेक्नोलॉजी बदनाम हो रहा है। तो ये लोगों ने, अथॉरिटीज ने एक्सप्लॉइट किया है इस टेक्नोलॉजी को। रेगुलेटरी अथॉरिटीज फेल हुए हैं और उन्होंने अपना काम जो है अच्छे से नहीं किया। यानी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को पूरा सब पर निगरानी रखनी चाहिए। ये फर्टिलिटी क्लिनिक्स का हर मंथ में डेटा जाते रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसका गवर्नमेंट को ऑफिसर तैनात करना चाहिए इनका काम देखने के लिए। जैसे अल्ट्रासाउंड सेंटर, वहां पर सारे कुकर्म होते हैं दुनिया के, भयानक सारे। कोई भी अल्ट्रासाउंड सेंटर है, चाहे मुंगेर का, लखीसराय का, वहां दिन भर में नहीं कम से कम तो 50 बेटी मरती होगी। आप खुद देखें कैसे लोग प्रेगनेंसी में सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लेके दवाई खा के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देता है। डॉक्टर भी करप्ट है, वो पैसा लिया, कान में बता देगा। कुछ कुछ कोड है किसी का। जैसे हम एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस देखे हैं यहाँ पर कि फीस मतलब अल्ट्रासाउंड करवाने के नाम से जाएगी, गांव देहात से लेके जाता है, और खुद भी लोग को आइडिया रहता है। गई, अगर 3,000 रुपया डॉक्टर फीस मांगा, 3,000 दो, प्रोसीजर होने के बाद समझ जाए कि लड़की है। अगर 4,000 मांग लिया तो समझ जाओ कि लड़का है। यही कोड है उनका। 4,000 जमा कीजिए, कंपाउंडर फुसफुसा देगा, इसका मतलब लड़का है। डॉक्टर साहब 3,000 मांगते तो उसका मतलब लड़की था। बस 1,000 रुपया का कंसेशन है लड़की के नाम पर। अब ये 1,000 जा करके आप किसी झोला छाप को दे आइए जो कि आप उसका इलीगल टर्मिनेशन करेगा। जो भी हो, तो ये सब प्रैक्टिस जो है बहुत ही इंडस्ट्री को खराब किए हुए। तो ये तो IVF का नहीं है, लेकिन इसी से रिप्रोडक्टिव इंडस्ट्री जो है इसी से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो IVF इंडस्ट्री जो है वो भी पूरी तरह से मार्केट ड्रिवन जो हो गया है। और इसलिए इस इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि मार्केट ड्रिवन कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ। मार्केट ड्रिवन कंस्ट्रक्शन है हेल्थ का, मेडिसिन का और ह्यूमन बॉडी का। इसके साथ खिलवाड़ करते हैं। कौन? सब नहीं, जो अनएथिकल है वो। तो दूसरा एक और पहलू है प्रॉफिट का। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट फॉर्म है। जो अभी आप केस देखे कि पैसा दे करके कुछ भी करवा रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली कानून के मदद से हो रहा है। कैसे? जैसे अमेरिका में, यहाँ इंडिया में तो नहीं है, कॉपीराइट क्लाउज है, इसका बहुत फर्क पड़ता है।
ज्यादातर डिस्कवरी सब अमेरिका में हो रही है, हमारे देश में तो होती नहीं है। और ये सारे जो इनोवेटर्स जो हैं, ये इनोवेटर्स की अधिकारों की रक्षा करते हैं। कोई एक साइंटिस्ट है या किसी ने कोई तरीका निकाला, कोई टेक्निक खोजा, तो जब उसने नया नया उस टेक्निक को खोजा तो कॉपीराइट क्लाउज के तहत उसको टेम्पोरली मोनोपोली होता है उस प्रोसीजर या उस वर्क के ऊपर, या उस मेथड, उस प्रोटोकॉल, उस टेक्निक के ऊपर। यानी ये पूरी तरह उसकी अपनी टेक्नोलॉजी मानी जाएगी टेम्पोरली, कुछ सालों के लिए। और उन कुछ सालों में जो भी दूसरे लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे वह उसके लिए कॉस्ट पे करेंगे। यानी मोनोपोली हो गया, यानी उससे वो कॉमर्शियल पैसा कमाएगा कुछ दिन, तो रिसर्च कॉस्ट निकालेगा, फिर आगे जो फ्यूचर में और रिसर्च वो करेगा उसके लिए भी फंड जमा होगा। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, कॉपीराइट क्लाउज से उसने टेम्पोररी मोनोपोली होता है, ठीक है। लेकिन अब आईवीएफ में ये सारे प्रोसीजर जो आपको बताए हैं, ये इतने सारे टेक्निक्स, सब के पीछे कुछ ना कुछ कॉपीराइट क्लाउज होगा। तो इसमें ज्यादातर तो कॉपीराइट क्लाउज से निकल गया, क्योंकि टेम्पोररी था, कुछ जो पुराने टेक्निक्स हो गए वो निकल गए। एंड दैट टेक्नोलॉजी इज नाउ फ्रीली, अब इस मान लो जैसे आईसीएसआई है, ये कॉपीराइट क्लाउज से निकल गया। आईसीएसआई अब का जो कॉस्ट बैठेगा जिसको करवाएगा, तो उस कॉस्ट, जो प्रोसीजर का जो एक्चुअल कॉस्ट है, उस फर्टिलिटी क्लिनिक का जो फीस है या खर्चा है वही होगा, अदरवाइज इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक और टेक्निक है, ये मतलब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ जीन इनहेरिटेंस पर आधारित है, ये काम आता है इसमें पीजीडी में। यह प्रोसेस है एक्चुअली, एंड दिस प्रोसेस इज पेटेंटेड बाय ए कंपनी, 23andMe है कंपनी का नाम। ये पब्लिक मतलब एक पब्लिकली हेल्ड पर्सनल जीनोमिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है कैलिफोर्निया की, 23andMe। इनके पास पेटेंट है कि अगर पेरेंट्स में कोई एक पर्टिकुलर जेनेटिक ट्रेट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ऑफस्प्रिंग को पास होने में। तो ये प्रोसेस का, तो अब इस प्रोसेस से गुजरेगा, कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो वो 23andMe को कांटेक्ट करेगा, उस प्रोसेस से इनहेरिटेंस का प्रोबेबिलिटी निकालेगा। हालांकि इंडिया में ये प्रोसीजर यूज नहीं होता है, कौन इतना करेगा, बच्चा हो जाए यही बहुत है। लेकिन यूएस में बहुत सारा चेक्स एंड प्रोसीजर्स हैं। फिर इस इंडस्ट्री की एक खराबी और भी है कि बहुत सारा अनसाइंटिफिक क्लेम भी लोग करते हैं। डॉक्टर भी जो है नीम हकीम जैसा व्यवहार करते हैं, गलत गलत इंफॉर्मेशन देगा, अपने फर्टिलिटी क्लिनिक का प्रेगनेंसी रेट और लाइव बर्थ रेट ज्यादा करके बताएगा, समझे, ज्यादा करके बताएगा। अब क्या करेगा वो, कैसे ज्यादा होगा, सिंपल सा तरीका है, महिलाएं अपना एज थोड़ा इधर उधर करके बताती, फिर भी मेडिकल इसके अनुसार वो करेक्ट एज माना जाएगा, मतलब वही, ये एज में हेरा फेरी कर देते हैं। अब 40 साल से ऊपर की जो महिलाएं आएंगी आईवीएफ के लिए, उनमें ऑब्वियसली जो है लाइव बर्थ रेट, प्रेगनेंसी रेट कम होगा, उनका उनकी वजह से लाइव बर्थ रेट उस एज ग्रुप में कम हो गया। ओके, और नीचे वाला जो एज ग्रुप है 40 ईयर से कम, वैसे 35 से कम होने के बाद 35 एज से कम लाइव बर्थ रेट, प्रेगनेंसी रेट सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, 35 एज ग्रुप वाले को दिखा देते हैं 40 एज ग्रुप वाले में, बिलो 35 वाले को, और उनका जो है साइकिल प्रेगनेंसी रेट और लाइव बर्थ रेट ज्यादा होता है, इसको इंक्लूड कर दिया उस डेटा में और दिखा दिया कि हाँ ये हमारे ज्यादा उम्र दराज महिलाएं भी, इनमें भी लाइव बर्थ रेट, प्रेगनेंसी रेट ज्यादा है, इसका डेटा उसमें घुसा दिया। तो ये सब माल प्रैक्टिसेज होते हैं, और कई सारे तरह के फ्रॉड चीज, ये कर लेंगे, ये प्रोसीजर, नया प्रोसीजर आया, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे करके कई सारे, यहाँ भी नीम हकीम बहुत सारा है,
ये सब है, ठीक है। तो फोर्थ वन इज द इशू, ethical issue, which is generated because of this common practice nowadays that women are going for IVF after 40, यानी IVF after 40. This is raising several concerns. चूंकि जितनी भी प्रेगनेंसीज हैं, चाहे वो 25 साल की महिला प्रेग्नेंट हो, चाहे 35 साल की हो या 40 साल की हो, हर प्रेगनेंसी रिस्की है, लेकिन देयर आर ग्रेटर रिस्क फॉर पीपल हु आर ओल्डर एंड आर ओवर द एज ऑफ 40. ठीक, ओल्डर द पीपल, riskier the pregnancy, because as people get older, they are more likely to suffer from conditions such as gestational diabetes and preeclampsia. 40 साल से ज्यादा की महिलाएं अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको डायबिटीज होगा। जब तक गर्भावस्था तो उस समय जेस्टेशनल डायबिटीज बोला जाता है, जिसका असर बच्चे पर भी पड़ेगा, हेल्थ पर भी, बच्चा भी खराब होगा। और दूसरा एक है प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया होता है कि सपोज, अब जैसे प्री एक्लेम्पसिया ये बहुत बड़ा कंसर्न है। प्री एक्लेम्पसिया इज कॉमन, यानी एक्लेम्पसिया से पहले का कंडीशन प्री एक्लेम्पसिया। तो और एक ये लीथल भी होता है मेनी टाइम। जब एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया बन जाती है तो ये इट इज लीथल। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही डेंजरस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और ये जनरली 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद शुरू होता है वुमेन्स में, जिनका ब्लड प्रेशर पहले नॉर्मल था। बाद में 20 सप्ताह के बाद इनका ब्लड प्रेशर जो है सडनली हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा, एंड इट कैन लीड टू सीरियस इवन फेटल कॉम्प्लिकेशंस फॉर बोथ मदर एंड बेबी। इसका कोई सिम्टम नहीं है, या कोई सिम्टम आए तो पहचान ले प्री एक्लेम्पसिया होने वाला है। नो, कोई सिम्टम नहीं है, अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है बहुत, और ब्लड में प्रोटीन की मात्रा भी, सॉरी ब्लड में नहीं, यूरिन में प्रोटीनूरिया हो जाता है। यूरिन में प्रोटीन की मात्रा लेवल बढ़ जाता है, और पैर वगैरह सूज जाएगा, मोटा हो जाएगा, पानी वाटर रिटेंशन हो जाएगा पैर में। और तो प्री एक्लेम्पसिया तो मैनेज किया जा सकता है आराम से, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इंट्रावीनस मेडिकेशन, इंजेक्शन वगैरह लगेगा, हो जाएगा ठीक, अगर अच्छे से इसको मैनेज किया जाए तो। लेकिन जब प्री एक्लेम्पसिया कॉम्प्लिकेशन जो है वो अगर एक्लेम्पसिया में तब्दील हो जाएगा, तब बहुत मुश्किल हो जाती है, और इसका कोई क्योर नहीं है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो ऑर्गन सिस्टम को डैमेज करेगा प्री एक्लेम्पसिया का, ना ही सिर्फ मदर का, बेबी का भी, और लीवर और किडनी को हाई ब्लड प्रेशर डैमेज कर देगा। ठीक, और जब प्री एक्लेम्पसिया, इसलिए प्री एक्लेम्पसिया को ट्रीट करना जरूरी है, नहीं तो जच्चा और बच्चा दोनों के जान पर खतरा हो जाता है। इसलिए कभी कभी डॉक्टर कहता है दोनों की जान पर खतरा है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप समझ जाओ प्री एक्लेम्पसिया है। तो प्री एक्लेम्पसिया, जब एक्लेम्पसिया बन जाता है तो वो सीरियस हो जाता है, और मॉम और बेबी दोनों के लिए हेल्थ रिस्क हो गया, और इन सम केसेस बोथ ऑफ देम मे डाई। क्योंकि एक्लेम्पसिया एक और चीज से कैरेक्टराइज होता है। प्री एक्लेम्पसिया तक तो सिर्फ ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है। सर, हाँ, सर
हेलो हेलो। सर, जच्चा मतलब क्या होता है? अच्छा मतलब मदर, अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा बच्चा। तो क्या बोल रहे थे? हाँ, एक्लेम्सिया में जो है एक चीज और ऐड हो जाता है, सीजर्स भी आते हैं। जब प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया बन जाता है तो यानी वो पूरा एकदम ऐसे बॉडी उसका कांपेगा, सीजर्स आएंगे। तो इसका एक ही इलाज है प्री एक्लेम्सिया का क्योर करने का। अगर प्री एक्लेम्सिया को क्योर नहीं किए तो एक्लेम्सिया में तब्दील हो जाएगा, उसमें तो हाथ जो से बात बाहर में चली जाएगी। तो प्री एक्लेम्सिया को हो गया तो उसको क्योर करने के लिए मेडिकेशन भी दे सकते हैं, और डॉक्टर दूसरी तरफ ट्राई किया जाता है कि जितना जल्दी से जल्दी बेबी का डिलीवरी हो जाए। इसका ये वही क्योर है कि जल्दी से जल्दी उस फॉरेन बॉडी को उस मदर के बॉडी से बाहर निकाल, यही क्योर है। तो और लेकिन फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि आफ्टर डिलीवरी प्री एक्लेम्सिया विल बी गोन। हो सकता है 6 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता और लगे, दवाई चले, उसके बाद जाएगा। लेकिन बच्चा को डिलीवर करना जरूरी है, अदरवाइज मदर और बच्चा, जच्चा बच्चा दोनों की जान पर खतरा है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो है उसके बच्चे के नाजुक अंगों को तोड़ देंगे, लीवर किडनी को। ठीक। तो अब जल्दी से बच्चा डिलीवर कराना, तो इस चक्कर में प्रीमेच्योर बेबी भी हो जाता है और सिजेरियन के लिए जाना पड़ता है। ठीक है। और सिजेरियन के लिए जब जाएगा, और ज्यादातर 40 एज से ऊपर जो है, ओल्डर पीपल जो है, जो कंसीव करते हैं 40 से ऊपर, उनका बर्थ रेट, इवन 40 के बाद जो माँ बनती है, बच्चे का बर्थ वेट जो है वो कम होता है, वेट। और बच्चा को भी खतरा रहता है बहुत सारी चीजों का, और उसको आईसीयू, नियोनेटल आईसीयू की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर पहले इंतजाम करके रखता है, वो मदर इज मोर देन 40, मे बी दिस पेशेंट विल रिक्वायर द इंटेंसिव केयर, तो उसका इंतजाम पहले से रहता है, करके रखता है। अगर होशियार डॉक्टर करके रखेगा, नहीं पड़ा जरूरत कोई बात नहीं। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस द इंक्रीज रिस्क इज, देयर इज अ सफिशिएंट काउज ऑफ द कंसर्न फॉर दिस काइंड ऑफ कंडीशन। सो हाई, तो ऐसी माओ में, क्योंकि अब जिसको प्री एक्लेम्पसिया है तो सिजेरियन सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो हाई इंसिडेंस ऑफ सी सेक्शन in the older mothers are commonly seen, and it is also regarded as a risk at the same time. Okay. और सिजेरियन से भी एसोसिएट, सिजेरियन से जो बच्चा हो रहा है उससे भी कुछ रिस्क है, कुछ बेनिफिट्स है, एसोसिएटेड है, कई सारे चीजें वो आप लोग देख सकते हो। जैसे कि एक तो है कि 40 साल के ऊपर जो महिला है जिसको बच्चा होगा, एक बर्थ ट्रॉमा करके एक चीज होता है, टर्म है बर्थ ट्रॉमा। तो सिजेरियन से जब बच्चा होगा तो बर्थ ट्रॉमा जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि सीडेटिव डाल दिया, वो बेहोश हो गई। जनरल एनेस्थीसिया दोनों तरह का होता है, एक हम भूल रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं जिसमें पूरा बेहोश हो जाना, मतलब आंखों को बंद कर लिया, उसको कुछ होश नहीं। और एक होता है स्पाइन में डाला जाता है इंजेक्शन, लंबा सा सुई होता है उसका, वो स्पाइनल एनेस्थीसिया। उसमें बॉडी जो है पेल्विस से नीचे पूरा मोशनलेस हो जाता है एंड वो सेंसलेस हो जाता है, लेकिन माइंड कॉन्शियस रहता है। इसको बोलते हैं कॉन्शियस सिडेशन। तो सिजेरियन जो है दोनों में किया जाता है, कॉन्शियस सिडेशन में भी कर सकते हैं और जनरल एनेस्थीसिया में भी। आजकल कॉन्शियस सिडेशन ज्यादा चलता है, जनरल एनेस्थीसिया पहले होता था। तो
तो सिजेरियन जब होगा तो वो तो बेहोश हो गया, उसको कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई वो नहीं, वो आराम से जब उसका आंख खुलेगा वो बच्चा को पाएगी अपने बगल में। तो इससे सिजेरियन से क्या हो गया, जो ट्रॉमा था वो बर्थ ट्रॉमा वो घट गया। तो ये भी है, समझ रहे हो। एक जेस्टेशनल डायबिटीज बताए थे और रिस्क है 40 से ऊपर में। साथ ही साथ 40 से ऊपर के लोगों में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी देखा जाता है, प्रीमेच्योर बर्थ भी होता है। लेकिन हाँ चलो, ये ठीक है। तो 40 से ऊपर माँ बन सकती है, लेकिन ये सब बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक। फिर है एक IVF आफ्टर 45। अब प्रेगनेंसी आफ्टर मेनोपॉज, ये भी इसी के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन ये दोनों दो तरह की बात है। IVF आफ्टर 40 हो सकता है 40 के बाद मेनोपॉज ना आवे, फिर मेनोपॉज आता है किसी किसी महिला में 50 साल में भी होता है मेनोपॉज। तो आप देखिए प्रेगनेंसी आफ्टर मेनोपॉज, इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट, इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। प्रेगनेंसी आफ्टर मेनोपॉज, आपको बताए थे सबसे उम्र दराज महिला जो माँ बनी है कितना उम्र में? 79 सर। नहीं 74। यस 74 क्लास में हम 79 बता दिए थे, 74 है। तो सब बता दिए आपको, देख लेना वीडियो। तो यही इसका इशू है कि मेनोपॉज के बाद जो प्रेगनेंसी हुई, तो ये सब जो 79, 74, 66 ईयर्स में माँ बनी है, इनका अपना oocyte थोड़े था, इनका अपना oocyte नहीं था। ना ये इम्ब्रियो भी हो जो थे, ये सब डोनेटेड इम्ब्रियो से हुए हैं, क्योंकि ये तो मेनोपॉज कर गई। इनका अपना oocyte का जो oocyte ओवेरियन रिजर्व था वो खत्म हो गया। तो इसलिए प्रेगनेंसी आफ्टर मेनोपॉज, इससे फिर एथिकल इश्यूज जनरेट हो रहे हैं क्या? क्योंकि मेनोपॉज जो है वो नेचुरल बैरियर है इन द लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ फॉर फर्दर कंसेप्शन। लेकिन IVF हैज अलाउड पीपल टू बिकम प्रेग्नेंट इन देयर 50s एंड 60s, ठीक है। तो जिनका यूट्रस जो है अप्रोप्रिएटली प्रिपेयर कर दिया जाता है, क्योंकि यूट्रस जो है थ्रू आउट द लाइफ इट कैन सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। कोई एक्सपायरी डेट यूट्रस का नहीं है। ओवेरियन रिजर्व का एक्सपायरी डेट है, लेकिन यूट्रस का नहीं है। तो इस वजह से मेनोपॉज के बाद भी जो है कपल कंसीव कर सकते हैं, और ऐसे बच्चे जो हैं, पैदा हुए बच्चे, उनका अपनी माता से कोई जेनेटिक लिंक नहीं होता है, लेकिन फिजिकल लिंक तो है, क्योंकि उसी के गर्भ से जन्मा है। तो फिजिकल लिंक है थ्रू प्रेगनेंसी, बट जेनेटिक लिंक नहीं है, क्योंकि गैमीट जो है उसका जेनेटिक